हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीसी क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्केलर और वेक्टर्स की थ्योरी पूरी समझा दी थी, जितनी मुझे इंपॉर्टेंट लगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे आपको बताइए। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, which of the following is a scalar quantity। ठीक, तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा प्रेशर, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, बी ऑप्शन एन। तो गाइस इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कहने के लिए बहुत शॉर्ट है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन क्या हो जाता है कि हम ये सोच लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, आप ये सोचोगे कि जैसे वायर है, वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है, तो आपको लगता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसी प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब प्रेशर का फॉर्मूला जो है एक वेक्टर क्वांटिटी से थ्रू बन रहा है, तो आप ये सोच लो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटी है। तो सेकंड क्वेश्चन बढ़ाते हैं। Which of the following is not a factor quantity? Question number 2. Which of the following is not a vector quantity? Which of the following is not a vector quantity? So option दिए गए हैं। ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, ऑप्शन डी है आपका चार्ज। तो इसमें देखिए, आपको इसमें पूछा है कि फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब क्या है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें से एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें बताना है। तो जैसे आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, तो ये भी क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी क्या वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। तो बचा आपका चार्ज, चार्ज क्या होगा आपका एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which group has all the vector quantities in the following? अब कुछ ग्रुप्स लिखने हैं। Which group has all the vector quantities? So पहला ग्रुप मैं लिखता हूँ मास वर्क एनर्जी, मास वर्क एनर्जी। सेकंड ऑप्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट चार्ज, फोर्स डिस्प्लेसमेंट चार्ज। थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मोमेंटम एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मोमेंटम एक्सीलरेशन। और लास्ट क्वेश्चन है आपका डेंसिटी वर्क प्रेशर,
डेंसिटी, वर्क एंड प्रेशर। तो गाइस इसमें आप क्वेश्चन देखिए पूछा है which of the group has all the vector quantities, मतलब किस ग्रुप के अंदर सारी सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ऑप्शन ए आप देखिए मास, वर्क और एनर्जी। आपको पता है कि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन वगैरह होती नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात आती है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, चार्ज। देखिए फोर्स क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस ऑप्शन की सारी क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। और लास्ट ऑप्शन देख लीजिए डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जैसे आप किसी क्वांटिटी को मतलब अगर देखना चाहते हैं वेक्टर स्केलर है, ज्यादातर फॉर्मूले के बेसिस पे देखा जाता है, एक्सेप्ट दो क्वांटिटी जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताई थी, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो आएगी उसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जिसकी हम डायरेक्शन निकाल सकें, ना तो मास की कोई डायरेक्शन होती है ना वॉल्यूम की, तो डेंसिटी भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन आपका ठीक ऑप्शन हो गया। ओके, तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। So fourth question is which of the following is a vector quantity? Options are power, potential, work, momentum. Power, potential, work, momentum। तो गाइस इसमें देखिए, जैसे कि आपको अलग पता चल रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन भी आपने डिस्कस किया था उसमें बताया था कि मोमेंटम क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो मोमेंटम आप टिक कर दीजिए। ये सभी बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन से आगे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम भी आने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे। अब आगे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सारे खत्म हो जाएंगे, बस देख के टिक कर दो। ओके, सो आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन से, इसमें थोड़ा सा आपको वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं। वो है इफ A cross B is equal to 0, then A cross B is equal to 0, then मतलब अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आप कह सको वेक्टर प्रोडक्ट 0 है, दोनों ही बात देखिए, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों बात सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। तो A क्रॉस B मतलब या तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, अगर 0 है तो क्या होगा, तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला A is equal to 0 और B is equal to 0। सेकंड ऑप्शन एंगल बिटवीन A and B is 0, between vector A and vector B is 0। थर्ड ऑप्शन एंगल बिटवीन A and B is 90, एंगल बिटवीन A and vector B is 90। और फोर्थ ऑप्शन आपका A is मतलब मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसमें लिखा है A क्रॉस B। सो गाइस देखिए A क्रॉस B 0। अब पहले आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने लिखा A क्रॉस B। तो भाई जैसे मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन कैप, मतलब A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, जो A क्रॉस B करके जो वेक्टर आएगा उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना, अगर हम डिस्कस कराएंगे उसमें है रोल इसका, अभी बस आप इतने पे ध्यान दीजिए। सो गाइस देखिए A क्रॉस B 0 कब हो सकता है, देखिए A का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, B का मैग्नीट्यूड अपने आप में कांस्टेंट होगा, जो वेरी करेगा वो क्या करेगा, साइन थीटा। थीटा मतलब सॉरी साइन थीटा मतलब थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वेरी करेगा यहाँ पे। ठीक, तो साइन थीटा यानी कि A क्रॉस B अगर 0 है तो मतलब साइन थीटा 0 होगा, और साइन थीटा 0 किस पे होता है आपको पता है, 0 पे, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है यहाँ पे 0 है।
तो ऑप्शन कौन सा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज जीरो। एंगल बिटवीन ए एंड बी जीरो होगा, यानी कि थीटा जीरो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज जीरो। ओके, तो गाइस आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वेक्टर्स दे रखे हैं। एक वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक वेक्टर बी है 3i कैप माइनस 2j कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप। और क्या रखा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, ए पाई, बी 0, सी पाई बाय 2, ऑप्शन डी दे रखा है आपका पाई बाय 4। सो गाइस देखिए, ए और बी के बीच में एंगल बताना है आपको। तो एंगल पता करने के लिए इस क्वेश्चन में या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या डॉट प्रोडक्ट करेंगे मेनली, ठीक है। गाइस मैंने आपको पढ़ा ध्यान नहीं दिया, वो माइक मेरी टी शर्ट के अंदर चला गया था, इसलिए वीडियो पोज करनी पड़ी। सब ध्यान दीजिए। एक ए और बी के बीच में एंगल कैसे पता करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको या तो डॉट प्रोडक्ट करना है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट करके देखना है कि उसी के थ्रू हम डायरेक्ट एंगल बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। ए डॉट बी, ए डॉट बी का मैंने आपको बताया था जैसे कि ए डॉट बी जब करेंगे तो सबसे पहले ए वेक्टर लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, और डॉट बी वेक्टर यानी कि 3i कैप माइनस 2j कैप। ओके, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में समझाया था कि i की, देखो सब जैसे हम कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं अपनी, जैसे आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा वगैरह में कि सब पहले वाले की पहले दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड वाले की दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से होता है मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले में देखिए 2i कैप अगर 3i मल्टीप्लाई करेंगे, 2i कैप आप ऐसे समझिए 3i कैप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और फिर 2i कैप माइनस 2i कैप और 2j कैप, ठीक, 2j कैप। और इसी तरह से प्लस 3j कैप इंटू 3i कैप, बीच में प्लस है थोड़ा ध्यान देना, ठीक। और फिर माइनस 3j कैप इंटू 2j कैप। सो भाई जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लास्ट आपकी जो थ्योरी पार्ट में समझाया था मैंने कि i डॉट i अगर हम करेंगे, i डॉट i का क्या मतलब है कि a डॉट b का क्या मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे a डॉट b करते हैं आप, तो a डॉट b का मतलब क्या होता है कि वेक्टर a वेक्टर b, ऐसे लिख देता हूं टाइपिंग थोड़ा ध्यान दीजिए। वेक्टर a डॉट b अगर आप कर रहे हैं तो वेक्टर a वेक्टर b cos थीटा, ठीक, वेक्टर a वेक्टर b cos थीटा, मतलब a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और i कैप j कैप और k कैप ये क्या होते हैं आपके यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब यूनिट वेक्टर क्या मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ठीक। तो i का मैग्नीट्यूड इनटू i का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ठीक। अब देखिए i का मैग्नीट्यूड मैंने बताया 1 है, इस i का मैग्नीट्यूड 1 है, और थीटा क्या है यहाँ पर, cos थीटा, मतलब थीटा क्या है यहाँ पर i डॉट i, यानी कि दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल, और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है यानी कि एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0, ठीक। तो i डॉट i क्या होगा, मैग्नीट्यूड i के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब i का मैग्नीट्यूड कितना 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1, तो i डॉट i क्या होगा आपका, ठीक है। अब समझिए बात है किसका, i डॉट j की। तो जैसे i डॉट i निकाला था j डॉट j, i वेक्टर मतलब i कैप का मैग्नीट्यूड फिर j कैप का मैग्नीट्यूड फिर cos थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड दोनों का 1 1 है, लेकिन बात आई cos थीटा की, तो थीटा क्या एंगल बिटवीन i एंड j, और i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। कैसे, i क्या है एक्सिस अलोंग यूनिट वेक्टर, j क्या है y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो दोनों के बीच में जो एंगल हुआ वो कितना हुआ 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर एंगल हुआ तो cos 90 कितना होता है आपको पता है 0, तो i डॉट j क्या होगा 0, ठीक। तो देखिए
यहाँ पे अगर हम करेंगे 2 3 से यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई होगी, आई की आई में होगी, 2 की 3 में होगी, जैसे आपको बताया, ठीक है। तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा आई वेक्टर, आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू क्या है 1 है, तो 6 इंटू 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे आई और जे आ गए, ठीक है। आई और जे की मल्टीप्लाई करके क्या 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 3 3 जे डॉट आई, यहाँ पे आ गया जे और यहाँ पे आई, ठीक है। जे क्या है पता नहीं है, और जे और आई, आई और जे, देखिए डॉट प्रोडक्ट में दोनों मतलब सेम ही होता है, ए डॉट भी कर लो या बी डॉट ही कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों चीजें अलग जाती हैं, लेकिन डॉट में सॉरी डॉट प्रोडक्ट में दोनों सेम होता है, ठीक। तो 3.3 और जे में आ रहा है, तो ये भी यहाँ का 0 और माइनस, यहाँ पे देखिए जे और जे, जैसे आई और आई की मल्टीप्लाई करके आपका डॉट प्रोडक्ट करके आपको 1 आया था, ऐसे जे डॉट जे करके भी आपका डॉट प्रोडक्ट 1 ही आएगा, तो 3 2 6 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 6 0 0 0 6 माइनस 6, तो क्या आ गया 0। तो ए डॉट बी अगर 0 आया है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच का जो एंगल है, यानी कि कोस थीटा जो है वो 90 डिग्री है, कोस 90 क्या होता है 0, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि 1/2। सो गाइस आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया पूरा विषय आपका, ठीक। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट एंगल द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट एंगल द वेक्टर प्रोडक्ट of two vector product of two vector सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ओके। सो इसको मैं आपको नहीं बता सकता, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा आपको, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 8, if A and B are two vectors, then मतलब ये कहा है कि दो वेक्टर्स हैं एंड बी, तो क्या सही होगा, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, और A minus B is equal to B minus A. A plus B is equal to B cross A, और D ऑप्शन आपका ना, ठीक। तो देखिए A तो यहाँ पे क्रॉस है प्लस, ओके। सो बोला है कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। तो देखिए सबसे पहले देखिए ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। देखिए वेक्टर्स की आपको, जैसे मैंने कि आपको एक बात बताई थी कि वेक्टर को, किसी वेक्टर को अगर हम माइनस में लिख देते हैं, मतलब जैसे वेक्टर बी और वेक्टर माइनस बी लिखा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, और लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। सो किसी भी वेक्टर को हम उसके माइनस के इक्वल नहीं रख सकते, मतलब उनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। सो जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट आपका a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब इधर की तरफ भी दोनों वेक्टर अपनी डायरेक्शन में, इधर की दोनों वेक्टर प्लस में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी आगे ऑप्शन पहले देख लेते हैं, बाद में बताता हूं, ठीक। यहाँ पे लिखा है a वेक्टर a माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए, ठीक है। देखिए इस वेक्टर को, अगर इस वेक्टर को ले आप इसको पूरा एक वेक्टर मान लें अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेक्टर बी माइनस ए हो गया, मतलब वेक्टर तो यही है लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी है, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, मतलब इसका अपोजिट वेक्टर है, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम a डॉट बी को b डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन a क्रॉस b को b क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है दो वेक्टर्स की, वो अलग मेथड से होती है, सिंपल मेथड से नहीं होती, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, और तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड वेक्टर, बोल रखा है कि इफ अगर दो वेक्टर हमारे पास, टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, तो ऑप्शन दे रखे हैं विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, will be in the opposite direction, B, the result will be 0, the resultant will be 0, C है आपका, एंड थर्ड ऑप्शन इज द रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, ठीक है, और थर्ड ये ऑप्शन आपका नहीं। तो देखिए गाइस, इसमें बताया कि दो डिफरेंट वेक्टर है, दो अलग अलग वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो इस केस में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो देखिए गाइस, हमें किसने कहीं बोला नहीं कुछ भी कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कैसे होंगे, तो हम अपने पास से बता सकते हैं कि वो मतलब डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी या क्या होगी, ठीक है, बस ये बता रखे हैं कि दोनों का क्या मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक। अदर रिजल्टेंट विल बी 0, रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा, जब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो रिजल्टेंट, देखो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, तो हम सीधे नहीं कह सकते रिजल्टेंट विल बी 0, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन क्या था, रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, तो देखिए ये ऑप्शन ठीक है आपका, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, कि जैसे आपको मैंने बताया कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, उनके बीच में कुछ सर्टेन एंगल भी होगा, तो रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट कि दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। सो अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। If the direction of a vector A is n cap, if डायरेक्शन, यानी कि आप कह सकते हो डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन आप भी आपको सुना होगा, ऑफ ए वेक्टर इज n cap, देन ऑप्शन ए दे रखा है n cap is equal to वेक्टर a अपॉन वेक्टर a मैग्नीट्यूड। ऑप्शन बी दे रखा है आपका वेक्टर इंटू a का मैग्नीट्यूड, और ऑप्शन सी दे रखा है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a अपॉन वेक्टर a, और डी m वेक्टर इक्वल टू a क्रॉस a। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको बताया था कि n कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर हो, ठीक है। तो जैसे गाइस आपने पढ़ा होगा कहीं, मतलब 11th और 12th में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, उसे हम डिनोट करते हैं वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सप्रेशन वाली बात नहीं है, एक डायरेक्ट ही आप समझ रहे स्टेटमेंट है कि कोई अगर यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में है तो उसे डायरेक्टली हम लिखेंगे वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो इसमें तो ये ऑप्शन डायरेक्टली आपका करेक्ट होगा, ठीक। अब अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is a vector quantity, which of the following is a vector quantity, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मैटर, फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट इधर नहीं, बी ऑप्शन है आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस ऑप्शन नंबर सी है आपका चार्ज ऑफ गोल्डन प्लेट। ऑप्शन डी टॉर्क ऑन मूविंग पॉइंट ऑब्जेक्ट, टॉर्क ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आ देखिए, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो गाइस सबसे पहला ऑप्शन देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मतलब आप एक वायर के अंदर जैसे करंट फ्लो होती है, आप कह देते हो कि जो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। अब आते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही वेक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आए चार्ज ऑन ए गोल्डन प्लेट। तो चार्ज भी हमने जैसे आप पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि चार्ज की कोई अपनी डायरेक्शन नहीं है, ठीक। अब आया आपका ऑप्शन डी टॉर्क ऑन ए मूविंग जेट। तो गाइस आपको पता है टॉर्क कैसे, टॉर्क एक डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। तो जिसके साथ डायरेक्शन होगी वही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो गाइस आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपका आता है 12th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके जितने भी बेसिक क्वेश्चन हमने समझाए उनमें से। फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब बर्ड का उड़ना इनमें से किसका एग्जांपल है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ऑप्शन ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऑप्शन बी दे रखा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऑप्शन सी है आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। एंड ऑप्शन डी है वन। तो गाइस ये समझिए, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक, फ्लाइंग ऑफ बर्ड किस चीज का एग्जांपल है। तो पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि फ्लाइंग ऑफ बर्ड किस तरह से होता है, वेक्टर कॉन्सेप्ट पे होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका बर्ड है, ठीक है, तो बर्ड जैसे मतलब जैसे पंख हिला रहा है हमने, तो इस पंख को हिला रहा है, मान लीजिए यहाँ से एक वेक्टर निकला, ठीक है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो इस डायरेक्शन में फोर्स, मतलब फोर्स नाम का एक वेक्टर लगा, मतलब एक समझ लीजिए जैसे कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया ऐसे अपने पंख से, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और इस वाले पंख से भी फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स यहाँ पे आके टकराएंगे। अब जब दोनों फोर्स यहाँ पे आके ऐसे टकराएंगे तो जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगी जिसमें इनका क्या लगेगा, रिजल्टेंट, मान लीजिए आर, रिजल्टेंट इनका डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो मान लीजिए थीटा, ऐसे, ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो मान लीजिए थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर अंदर रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। रिजल्टेंट का मैंने आपको बताया था कि जैसे दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो उसका होता है कि आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट मिलता है। तो मान लीजिए एक फोर्स ए लगाया पंख से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, ठीक है, तो दोनों से आपने ए फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब रिजल्टेंट इस तरफ लगा, अब रिजल्ट ओके गाइस, तो रिजल्टेंट है, सॉरी गाइस मैंने इसको अंडररूट नहीं लगाया, अंडररूट, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजल्टेंट, ठीक है, अब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगा, तो जैसे कि आप न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जानते हो कि जब एक्शन फोर्स होगा तो रिएक्शन मिलेगा, यहाँ पे इनका फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, इसी के अपोजिट, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बर्ड है वो हमें हुआ रहता है, थोड़ा ऊपर ऊपर चलता चला जाता है,
ठीक है। तो यानी कि वो अपने पंख से नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, उस फोर्स से नीचे की तरफ रिजल्टेंट फोर्स होता है और उसका एक अपोजिंग फोर्स होता है जिसकी वजह से वो उड़ता चला जाता है। तो फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड किस चीज का एग्जाम्पल है आपका? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, मतलब दोनों पंख से फोर्स लगा, रिजल्टेंट हुआ, उसका अपोजिट फोर्स हुआ जिसकी वजह से ऊपर उड़ता है, उसके ऊपर उसके द्वारा लगाया फोर्स उसी के ऊपर लगता रहता है, इस वजह से वो उड़ता चला जाता है आपका बर्ड। ठीक, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का एग्जाम्पल है क्या? फ्लाइंग ऑफ बर्ड। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। ये जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो है आपकी, उसमें हम आपको कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।